हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमारी जो चर्चा चल रही थी ऋग्वेद पे, अब उस ऋग्वेद के जो ऋग्वैदिक काल का जो कालखंड हम पढ़ रहे हैं, उस कालखंड में आज हम बात करेंगे राजनीतिक स्थिति की। लेकिन आज उस राजनीतिक स्थिति को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक डिस्कस करना चाहता हूँ इसी चीज से रिलेटेड, जो हम आगे का टॉपिक जो हम चलेगा कि ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल के बाद हमारा महाजनपद काल, फिर महाजनपद के बाद हमारा मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। तो एक बार ना चीज को समझ लेना ध्यान से, फिर मैं आगे इसी चीज पे आ गया। इससे पहले वाले जो क्लास थे वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रुक गई थी, तो उसी क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं आज और वो कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अब आपके सामने कंप्लीट वीडियो आज। अच्छा, आप बच्चों ध्यान रखो, हमने कहाँ से स्टार्ट करा? पाषाण काल से। पाषाण काल के बाद में आपको लेकर आया हड़प्पा सभ्यता। इस हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद में आपको लेकर आया ऋग्वैदिक काल। अब यहाँ से जो जर्नी स्टार्ट होती है वो किस प्रकार होती है, देखो समझ। ऋग्वैदिक काल, ये डायग्राम आप बना लो। डायग्राम आप बना लेना जरूर। सबसे पहले हम देख रहे हैं ऋग्वेद। अब ऋग्वैदिक को भी अगर छोड़े यहाँ पे, तो हम बात कर रहे थे वैदिक काल। जो बच्चों वैदिक काल का समय रहा, वैदिक काल मैंने बताया था स्टार्टिंग में पूरा वैदिक काल के बारे में, जब मैंने इंट्रो दिया था। जिसने नहीं देखा वो इंट्रो वाली क्लास देखे। वैदिक काल को हमने दो भागों में बांटा था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो था 1500 से लेकर 1000 तक ऋग्वैदिक काल का, और 1000 से 600 तक उत्तर वैदिक काल का। तो पूरा वैदिक काल कुल मिलाकर 1500 से 600 तक नहीं हो गया, तो इसे लिख लो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। एक बार देखना सही दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है। अब इसके बाद वैदिक काल के बाद जो हम बात पढ़ेंगे, इसके बाद में आपको पढ़ाना। इस वैदिक काल के अंदर दोनों आ गए थे, ऋग वैदिक काल भी और उत्तर वैदिक काल। इस वैदिक काल के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा बुद्ध काल। बुद्ध काल, इसी बुद्ध काल को बच्चों महाजनपद काल भी कह देते हैं। महाजनपद काल। सीक्वेंस देखना ध्यान से, हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम वैदिक काल से लेकर मैं आपको मध्य काल तक लेकर आ रहा हूं। तो सबसे पहले वैदिक काल में हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में चला रखा है मैंने, उत्तर वैदिक काल में इसके बाद पढ़ूंगा। जब ये खत्म होगा तो आएगा बुद्ध काल। इस बुद्ध काल का टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों? अगर ये 600 में खत्म हुआ है तो बुद्ध काल जो चलेगा वो चलेगा 600 से जाकर के 400 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक? 400 ईसा पूर्व तक। मोटा मोटा सा ध्यान रखिए, उसी से काम बन जाएगा। इस बुद्ध काल के बाद बच्चों हम पढ़ेंगे आपका मौर्य काल, जहां पे आप पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। क्या पढ़ेंगे? मौर्य काल। जहां पढ़ेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य। और इस मौर्य काल का जो टाइम पीरियड रहेगा बच्चों, वो रहेगा आपका, ये 400 पे खत्म हुआ है तो 400 से 200 ईसा पूर्व तक। इस मौर्य काल के बाद बच्चों हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। क्या पढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल। इस मौर्योत्तर काल का टाइम 200 ईसा पूर्व आएगा, तो 200 ईसा पूर्व से आगे जाएंगे तो 200 ईसा पूर्व से ये जाएंगे 300 ईस्वी तक। यहाँ हम ईस्वी में एंट्री कर देंगे, एडी में। एडी, बीसी, बीसी, सी मैंने सब पढ़ रखा है अपनी जो हिस्ट्री की पहली क्लास थी उसमें। जिसने नहीं देखा वो हिस्ट्री की पहली क्लास को देखें, फर्स्ट क्लास को, वहां पे सब बता रखा है। वैदिक काल, वैदिक काल के अंदर ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। फिर बुद्ध काल, बुद्ध काल को ही हमने महाजनपद काल कहा। यहाँ पे मैं सारे के सारे महाजनपद पढ़ाऊंगा, जिसमें 16 महाजनपद आप लोग सुनते होंगे कि मगध महाजनपद, अवंती महाजनपद, इस तरीके से है ना, जिसमें से मगध बहुत बड़ा जनपद बनकर उभरा था। तो उसको हम कहाँ पढ़ेंगे? महाजनपद काल में, या बोलते बुद्ध काल। बुद्ध को भी हम यहीं पे पढ़ाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम आएंगे मौर्य काल में।
पहले वैदिक फिर बुद्ध काल, बुद्ध काल के बाद आएगा मौर्य, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य थे। फिर हम बात करेंगे मौर्य उत्तर काल की, मौर्य के बाद मौर्य उत्तर काल के बाद आएगा बच्चों गुप्त काल, गुप्त काल, गुप्त काल। इस गुप्त काल में जो हम पढ़ेंगे, हम 300 तक आएंगे, तो 300 से आगे बच्चों गुप्त काल में चलेंगे, 300 से लेकर 600 ईस्वी तक गुप्त काल, 300 से लेकर 600 ईस्वी तक। उसके बाद आएगा गुप्तोत्तर काल। क्या आएगा बच्चों? गुप्तोत्तर काल। इस गुप्तोत्तर काल के अंदर जो हम चलेंगे वो चलेंगे 600 से लेकर लगभग 750 ईस्वी तक, 750 ईस्वी तक गुप्तोत्तर काल। इस गुप्तोत्तर काल के बाद बच्चों हम एंट्री करेंगे मध्य काल। इसमें मध्य काल, गुप्तोत्तर के बाद। और इसी मध्य काल में जब आएंगे तो यहीं से हमारा स्टार्ट होगा मेडिवल हिस्ट्री, और यहीं से हम बात करेंगे इस मध्य काल से पहले क्या हुआ, इस मध्य काल के बीच में क्या हो रहा है, इस मध्य काल के बाद में क्या हो रहा है, और फिर किस प्रकार से हम आधुनिक भारत पर पहुंचेंगे। यानी इसी मध्य काल के दौरान हम मोहम्मद बिन कासिम को देखेंगे, हम महमूद गजनवी को देखेंगे, हम मोहम्मद गोरी को देखेंगे, हम कुतुबुद्दीन ऐबक को देखेंगे, इल्तुतमिश को देखेंगे, उसी में फिर हम मुगल साम्राज्य को देखेंगे, है ना, दिल्ली सल्तनत को देखेंगे, मुगल साम्राज्य को देखेंगे। इसी प्रकार से हम चले। तो यहाँ देखो वैदिक काल, बुद्ध, सबसे पहले क्या पढ़ रहा है हमें, वैदिक काल, जो मैंने स्टार्ट कर दिया। पाषाण तक का भाग खत्म करते हैं, उसे अलग कर देंगे, सिंधु घाटी से पता को अलग कर, उसके बाद वैदिक काल से पकड़ेंगे हिसाब को। वैदिक काल, वैदिक काल के बाद आपका बुद्ध काल, बुद्ध काल के बाद आपका मौर्य काल, मौर्य काल के बाद आपका मौर्य उत्तर काल, मौर्य उत्तर के बाद आपका गुप्त काल, गुप्त के बाद आपका गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर के बाद आपका आ जाएगा सीधा मध्य काल, जो इस सीरीज में हम लोगों को चलना है। अब जरा बहुत ध्यान से, मैंने आपको वैदिक काल के अंदर भौगोलिक स्थिति बताई कि कहाँ कहाँ पर ये बसे थे। वैदिक काल में ऋग वैदिक पढ़ा, तो ऋग वैदिक की भौगोलिक स्थिति पता चली। इसी प्रकार से मैं उत्तर वेद की भौगोलिक स्थिति पढ़ा। इसका मतलब है, एक तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, भौगोलिक स्थिति, इसको छोड़ो, यानी कि जो मैं वैदिक काल पढ़ा रहा हूँ, इस वैदिक काल में भौगोलिक स्थिति का मतलब है एक तरीके से राजनीतिक स्थिति। तो वैदिक काल के अंदर मैं ऋग्वेद में एक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा राजनीतिक स्थिति, जो हमारी आज चल रही है, आज चलेगी राजनीतिक स्थिति। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इसकी धार्मिक स्थिति, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा इसकी आर्थिक स्थिति, है ना, आर्थिक स्थिति। फिर मैं आपको इसकी पढ़ा दूंगा, जब राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सामाजिक छूट गई तो सामाजिक, यहाँ पे इसे थोड़ा दोबारा से बना लो, इस चीज को ध्यान देना है। राजनीतिक, राजनीतिक के बाद सामाजिक मैंने आपको पढ़ा दिए, उसे हल्का सा लिंक कर दूंगा बस, राजनीतिक फिर सामाजिक, है ना, पूरा नहीं लिखा, चलो लिखे देते हैं सामाजिक। सामाजिक के बाद आ जाएगा आपका आर्थिक, और फिर आ जाएगा धार्मिक। यानी कि ऋग्वेद में एकदम राजनीतिक स्थिति देखोगे, राजनीति दैट मीन्स कि कैसा राजा, कैसी प्रजा, कैसे कैसे प्रशासनिक इकाई थी, किस किस तरीके से राजा युद्ध करते थे, ये राजनीतिक है, क्या किस किस क्षेत्र में वो रहते थे, ये राजनीतिक है, ठीक है ना। फिर समाज, समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था या मातृ सत्तात्मक था, समाज में प्यार था या नहीं था, है ना, किस तरीके की भाषा यूज करते थे, सामाजिक स्थिति। फिर आर्थिक स्थिति, व्यवसाय क्या था, और फिर धार्मिक स्थिति कि धर्म कैसा था वहां का, किस धर्म से वो प्रतिपादित होते थे, किस धर्म को वो मानते थे, तो धर्म कैसा था, धर्म से लिंक हो जाता है आपका संस्कृति एक तरीके से, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऋग वैदिक काल के अंदर, ऋग वैदिक काल के यानी वैदिक के ऋग वैदिक में ये चार चीज पढ़ेंगे। इन्हीं चार चीजों के बाद हम उत्तर वेद में भी इन्हीं चारों को देख लेंगे। अगर सोचो हमने राजनीतिक देख ली किसी देश की, कोई देश है, अगर उस देश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इन चारों चीजों को जान जाओ तो पूरा देश का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। अपने घर पे ले जाओ यार, सारी बात छोड़ो, अपने घर पे आओ। अगर आपने अपने घर की राजनीतिक स्थिति देख ली, दैट मीन्स कि घर के अंदर कौन मुखिया है, कौन कैसा काम करता है, घर की स्थिति कहाँ है, घर कहाँ पर है, तो एक तो घर की स्थिति है पता चली। फिर घर के लोग किस धर्म के, दूसरी चीज घर का समाज कैसा, समाज में किसकी महानता किसकी है, पिता की है माता की है, ये आ गया। फिर घर का काम काज कैसे होता है, पैसे कैसे आता है,
तो अगर पैसा घर का समझ गए, घर की स्थिति समझ गए, घर में माता का रोल है, पिता का रोल है, ये समझ गए, प्यार से रहते हैं ये समझ गए, तो पूरा घर नहीं समझ जाएंगे। तो इसी प्रकार अगर आपने किसी भी चीज के बारे में इन चारों का ज्ञान ले लिया तो उसका सारा ज्ञान हो जाएगा। इसी प्रकार मैं आपको वैदिक काल में ये चारों पढ़ा दूंगा, ऐसे मैं उत्तर वैदिक काल में इन चारों का पूरा समझा दूंगा, ऐसे बुद्ध काल में इनके साथ समझा दूंगा, मौर्य में मौर्योत्तर में, गुप्त में गुप्तोत्तर में। अगर हम सब में ऐसे समझ लेंगे तो हमें वैदिक काल से लेकर अब मध्य काल तक देखो सब पता चल जाएगा कि वैदिक काल की राजनीति कैसी थी, फिर उत्तर वैदिक की कैसी थी, बुद्ध की कैसी थी, उसके बाद मौर्य की कैसी थी, मौर्योत्तर की कैसी, गुप्त की कैसी, गुप्तोत्तर की कैसी, और साथ में मध्यकाल की कैसी। इसी प्रकार इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे तो आपको खूब आनंद आता रहेगा और आपकी समझ बढ़ेगी। देखो फैक्चुअल याद तब होता है जब समझ हो। तो राजनीति चीज पढ़ेंगे, समाज पढ़ेंगे, आर्थिक पढ़ेंगे, धार्मिक पढ़ेंगे, फैक्चुअल तो तभी याद होगा जब एक खाका तैयार हो। जब खाका ही तैयार नहीं हो तो फैक्चुअल कैसे याद हो जाए। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक तो ये कालखंड चलेगा हमारा, ठीक है, यहाँ तक लेकर आऊंगा, और साथ में इसको इन चार भागों के हिसाब से बांट कर पढ़ाऊंगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब इसी के साथ एक चीज और सुनो, अगर मैं इन्हीं पांचों चीजों को पढ़ी तो किसी भी जगह पर आप देखना सबसे ज्यादा जो विस्तार होता है वो होता है बच्चों राजनीतिक विस्तार। सबसे ज्यादा विस्तार किसका होगा, राजनीतिक विस्तार सबसे ज्यादा होगा। यानी कि जो एक तरीके से मतलब समझो कि क्षेत्र कितना है का राजनीतिक विस्तार। आप थोड़ा ऐसे समझो बिल्कुल आसान भाषा में कि कितनी जगह पर उसका प्रसार है। तो राजनीतिक विस्तार, उसकी प्रशासनिक इकाई कैसी है, उसका वहां का राजा कैसा है, जनतंत्र है, गणतंत्र है, चुनाव होता है राजा का या डेमोक्रेटिक है, एक तरीके से मतलब एक तरीके से ऐसे मानो कि वहां का राजा कैसा है, वहां की प्रजा कैसी है, ये सारी चीजें जिसके अंदर राजनीतिक। तो सबसे ज्यादा विस्तार किसका होता है, राजनीति का विस्तार होता है। सबसे ज्यादा विस्तार किसका, राजनीति। इसके दूसरे नंबर पे जो विस्तार देखा जाता है वो देखा जाता है बच्चों आर्थिक चीज का। इसका आर्थिक, ऐसे इसके अंदर बॉक्स बना दो, आर्थिक। यानी राजनीति हम आर्थिक चीज को, आर्थिक विस्तार इससे थोड़ा पहले से ज्यादा जो विस्तार होगा राजनीतिक स्तर पर, उसके बाद जो विस्तार होगा वो आर्थिक स्तर पर। पहले आप क्षेत्र बनाओगे कमाने की, तभी सोचोगे जब आपके पास कोई क्षेत्र होगा। जब क्षेत्र ही नहीं होगा तो कमाओगे कैसे, है ना। तो आर्थिक विस्तार राजनीतिक विस्तार से धीरे चलो। उसके बाद आता है सामाजिक विस्तार। सामाजिक, समाज तब बनेगा जब आप लोगों की समाज में वैल्यू जरा सब आज के मतलब आज के जमाने से समाज में वैल्यू उसकी होती है जिसके पास एक अपना स्टेटस होता है, जिसके पास आज को धन ज्यादा है, यही असलियत है आज की। जिसके पास ज्यादा धन है उसकी पहुंच ज्यादा। तो अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो ही तो सामाजिक स्थिति अच्छी होगी। तो सबसे ज्यादा विस्तार राजनीतिक स्थिति का, उसके बाद विस्तार होता है हम लोगों का आर्थिक का, आर्थिक के बाद धीरे विकास होता है समाज का, और सबसे एंड में विस्तार होता है संस्कृति यानी कि धर्म। एक तरीके से ऐसे विस्तार चलता है। तो अगर आप इस सीरीज को समझ गए कि पहले राजनीतिक, फिर आर्थिक, फिर सामाजिक और फिर सांस्कृतिक, तो समझो कि जब ये सब समझ में आ जाएंगी तो फिर फैक्चुअल वर्ड खूब आराम से याद हो जाएगा कि कहाँ पे गणतंत्र था, कहाँ पे राजतंत्र था, कहाँ पे पितृसत्ता था, कहाँ पे मातृसत्ता। तो ऐसी ये समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आया होगा। ये राजनीतिक है सबसे ऊपर वाला, फिर आपका आर्थिक है, लिख लेना चाहे, फिर आपका सामाजिक है, और फिर आपका सांस्कृतिक। सांस्कृतिक, ठीक है। इस तरीके से विस्तार होता है चीजों का। तो अब हम जो पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल से इन चीजों को इसी स्तर पर लेके मैं चलूंगा। ऋग्वेद, फिर उत्तरवेद, और उसके बाद हम आ जाएंगे एंट्री करेंगे बुद्ध काल में। यहीं पर हम देखेंगे महाजनपदों का उदय, ठीक है। तो एंट्री करते हैं अपनी क्लास में। अब आप क्लास के अंदर अगर देखें तो मैंने ये क्लास आपको पढ़ा दी थी, पर इसमें से अब जो पॉइंट लिखने वाले हैं उन्हें अब लिखना। हाँ जो लिखा हुआ था उसमें से जो चीजें छूट गई होंगी वो यहाँ पे कवर हो जाएगी, देख। अच्छा, इसी क्लास के अंदर एक आ जाएगा 10 राज युद्ध या 10 राज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध। उसको मैं इसके एंड में, शायद आज क्लास ज्यादा लंबी ना हो इसलिए वो कल मिल पाएगी आपको वो क्लास। यहाँ पर जितना मैक्सिमम होगा वो निपटाने की कोशिश करूंगा। देखो ऋग्वैदिक समाज जो था वो कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। पहला पॉइंट तो यही समझो, जो ऋग्वैदिक समाज था बच्चों वो कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। किस पर आधारित था, कबीलाई व्यवस्था पर। एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लो फिर।
जो ऋग वैदिक समाज था वो कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। अब कबीला मतलब कि लोग बाग जो ऋग्वेद के लोग थे वो लगभग समूह, एक समूह बनाकर वो रहते थे। उसी समूह को, उसी ग्रुप को क्या बोलते थे? कबीला। अब वो कबीला बनता कैसे था अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। ये ध्यान रखना है कि जो ऋग्वैदिक समाज था उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था जो थी उसकी वो कबीलाई थी। और इस कबीलाई व्यवस्था के बारे में, यानी इसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जो हमें पता चलता है वो पता चलता है ऋग्वेद से। कभी पेपर में आया कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में किससे पता चलता है, तो आंसर लगाएंगे ऋग्वेद से पता चलता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो आप बताएंगे कबीलाई व्यवस्था थी। सॉरी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? तो बताएंगे कबीलाई व्यवस्था थी। कबीला मतलब लोग समूह बना के रहते थे। ये दोनों पर ध्यान दें। ऋग्वेद के लोगों को जनों व कबीलों में विभाजित कर रखा था। मतलब जन और कबीले। जन कैसे बनते थे अभी बताऊंगा कि जन से ही कबीले बन रहे हैं, गांव से विश्व बन रहे हैं, विश्व से जन बन रहे हैं, और परिवार से आपका ग्राम बन रहे हैं। ये अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, पहले बताया था लेकिन अब बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि वहां पे क्लास थोड़ी मिस हो गई। तो दो पॉइंट समझ में आ गए। इस ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ऋग्वेद से पता चलता है हमें। और यहाँ की व्यवस्था क्या थी? कबीलाई। कबीलाई व्यवस्था मतलब लोग समूह में रहते थे। और एक चीज और, समूह में भी रहते थे और ये ना लगभग अर्धभुमक्कड़ी, अर्धभुमक्कड़ी दैट मीन्स इनका जो जीवन था वो स्थायी नहीं था। कबीलाई जीवन जो था वो स्थायी जीवन नहीं था, ये अस्थायी जीवन जीते थे। मतलब आज यहाँ है तो कल कहीं और है, इस तरीके से जीवन था, अस्थायी जीवन जीते। ये भी पॉइंट ध्यान है। कबीले का एक राजा होता था, बिल्कुल सही बात। जब कबीला बनता था तो कबीले की रक्षा के लिए, कबीले के नेतृत्व के लिए एक राजा बनाया जाता था। तो राजनीतिक स्थिति चल रही है, देखो पहले बताया कि वहां की स्थिति कैसी थी, क्षेत्र कैसा, राजनीतिक स्थिति। फिर बताया जो क्षेत्र भी था तो उस क्षेत्र का एक राजा होता था जिसे कबीले का राजा कहते थे। तो कबीले का राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था, या इसको जनस्य गोपा भी कहा जाता था। आगे आ जाएगा ये नाम जनस्य गोपा, दोबारा है जनस्य गोपा। क्या कहा जाता था? जनस्य गोपा। इस जनस्य गोपा का मतलब समझिए। जनस्य गोपा का मतलब होता था बच्चों जन सामान्य का मुखिया, यानी कि वहां के जो कबीले के जो लोग थे वो जन सामान्य जो लोग थे उनके मुखिया को कहते थे जनस्य गोपा, जन सामान्य का मुखिया। तो जनस्य गोपा का अर्थ होता था जन सामान्य का मुखिया। तो जनस्य गोपा बोल दो या गोपा बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जनस्य गोपा, आप जनस्य गोपा कहते हैं, जनस्य गोपा, ठीक है। तो ऋग्वेद के कबीलों का जो राजा होता था उस राजा को बोलते थे जनस्य गोपा। और जनस्य गोपा का अर्थ होता था बच्चों जन सामान्य का मुखिया, यानी कि जो राजा था वो कबीले का मुखिया होता था। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? कबीलाई व्यवस्था थी। इसके बारे में जानकारी किससे हो रही है? ऋग्वेद से हो रही है। कबीले का मुखिया कौन होता था? राजा होता था। राजा को जनस्य या गोपा भी कहा जाता था। क्लियर रहेगा। ऋग्वेद की राजनीतिक स्थिति चल रही है और दिमाग में वो चार्ट ध्यान रखें कि भैया नहीं वैदिक काल के अंदर ऋग्वेद शुरू करा है। ऋग्वेद के चारों पार्ट पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? राजनीतिक पढ़ेंगे, उसके बाद आर्थिक का विकास होगा, फिर सामाजिक का होगा, फिर धर्म का होगा, यानी संस्कृति का होगा। उसके बाद हम उत्तर वेद पे भी राजनीतिक आ जाएंगे, आर्थिक आ जाएंगे, सामाजिक आ जाएंगे, और उसी के बाद हम उसमें धर्म पे यानी संस्कृति पे आ जाएंगे। इस तरीके से समझ में आ रही बात? आगे ऋग्वेद में आर्यों को 5 कबीले थे, यानी ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले थे। अभी मैंने बताया कि कबीलाई व्यवस्था पर आधारित थी। तो यहाँ पर कितने कबीले थे? 5 कबीले थे, जिनकी वजह से इन्हें पंचजन्य कहा जाता था। 5 कबीलों की वजह से पंचजन्य कहा जाता था। और ये कबीलों के नाम ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बस समझ लेते हैं कि यदु, तुर्वुस, पुरु, अनु और त्रियु क्या थे? ये 5 कबीले थे वहां। आगे आते हैं। अच्छा, ये पंचजन्य कहा गया था। कबीले कुल इस प्रकार के थे। कबीले बोलो, कुल बोलो, एक तरीके से। एक बात, अभी कुल परिवार को भी बोलते थे, तो अभी कंफ्यूज मत होना कि कुल ऐसे कहते भाई, कुल आगे बढ़ते बढ़ते तो कबीला बना, तो ऐसे ध्यान रखना इस चीज, ठीक है। आगे ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार जो था वो परिवार था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि राज्य का जो मूल अधिकार था वो क्या था? परिवार। अच्छा, एक पॉइंट इसमें छूट गया। हमने कहा था जो राजा होता था वो कबीले का मतलब जो पुरोहित सॉरी जो मुखिया होता था, जनस्य गोपा होता था, वो कबीले का क्या होता था? राजा होता था। राजा के 2 काम होते थे।
राजा के दो काम होते थे। राजा अगर कबीले का मुखिया है एक तरीके से, तो एक तो कबीले का नेतृत्व करेगा, और दूसरी बात वो क्या करेगा, वो कबीले के लोगों की रक्षा भी करेगा। जैसे युद्ध वगैरह है तो उसमें वो रक्षा भी करेगा। तो ये राजा के दो काम थे, है ना, समझ में आया? ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे ऋग्वैदिक काल में, ये पॉइंट ध्यान रखना, ऋग्वैदिक काल में राज्य का जो क्षेत्र था पूरा, उसका मूल आधार जो था वो था परिवार या कुल। और परिवार का मुख्य कुलप अथवा गृहपति कहलाता था। परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? कुलप अथवा गृहपति। अब उसमें जब राजनीति की स्थिति चल रही है तो पता भी तो चले बेस कैसे स्टार्ट हुआ। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है? कुल से या परिवार से। ठीक, उसके बाद कई कुलों को के समूह को मिलाकर ग्राम बनता था। कुल से बनता था ग्राम, यानी कि कई परिवारों का क्या बनता था? गांव बनता था। कई गांव को मिलाकर, है ना, इसका प्रमुख ग्रामीण कहलाता था। अभी थोड़ी देर, कई गांव को मिलाकर बनता था विश्व, और कई विषयों को मिलाकर बनता था बच्चों जन। ध्यान रखना, कई विषयों को मिलाकर बनता था जन। तो कैसे कैसे क्रिया हुई, एक यहाँ पे बस वो ले लेते। पहले क्या बनता था? कुल यानी परिवार, इनको मिलाकर, परिवार को मिलाकर जो बनता था वो बनता था ग्राम। ग्राम को मिलाकर जो बनता था वो बनता था बच्चों विश्व। विश्व को मिलाकर जो बनता था वो बनता था बच्चों जन। और जन बोल दो या जन से ही आपका राष्ट्र को भी इंगित करता है, राज्य को भी इंगित करता है। तो ऐसे था। अब जो कुल होता था इसका मुख्य होता था कुलप। कुलप जो ग्राम होता था इसका मुख्य होता था ग्रामीणी। फैक्चुअल पॉइंट तब याद रहेंगे जब आपको पता चलेगा भाई ग्रामीणी पढ़नी किसमें है। आप समझो भाई ग्राम, और ग्राम की बात चल रही राजनीतिक स्थिति, तो इसे तो हमें राजनीतिक में पढ़नी है। तो राजनीतिक स्थिति में ग्राम का प्रधान ग्रामीणी होता था, ऐसे पढ़े ग्रामीणी। विश्व, जो विश्व का मुखिया होता था विश्वपति, और जो जन का मुखिया होता था वही होता था आपका राजा, और इसी को हम कबीला बोल देते थे। इस तरीके से चलता था। समझ में आ रहा है? तो इसका मैंने डायग्राम अलग से भी दे रखा है। कुल से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, इस तरीके से बता दो। अब यहाँ पे वैदिक वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल था, और परिवार का मुखिया कुलप अथवा गृहपति कहलाता था। कई कुलों के समूह को मिलाकर ग्राम बनता था, और इसका प्रमुख ग्रामीणी कहलाता था। अभी मैंने बताया ग्राम को मिलाकर विश्व बनाते थे, और इनका प्रधान विश्वपति कहलाता था। ये विश्वपति है। विश्व को मिलाकर जन बनता था, और इसका प्रमुख जनपति होता था। यानी कई गांव को मिलाकर क्या बनाया? विश्व बनाया, बड़ा इलाका बना। फिर कई विषयों को मिलाकर के जन बनाया, उससे बड़ा इलाका बना। उसी जन को हमने राज्य कहा या राष्ट्र कहा। इस तरीके से बातचीत थी। ठीक, अच्छा ऋग्वेद में देखो जन शब्द का उल्लेख तो है, यानी कि जन शब्द का उल्लेख तो है, यानी बहुत बड़ी इकाई का उल्लेख तो है, पर जनपद शब्द का इसमें कोई उल्लेख नहीं मिलता। और जन शब्द का उल्लेख 275 बार मिलता है। ये फैक्चुअल पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, अब आगे आओ। हाँ, ये डायग्राम मैंने अपने लिए बना रखा है यहाँ पे, जिससे आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए। वीडियो में ज्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा, ये आपको लिखने में आसानी रहे, एक एक पॉइंट को लेकर। जन को ही कबीलाई संगठन भी कहते थे। जो जन था वही कबीलाई संगठन था, वही पूरा समूह था। ठीक है, अब देखो कुल से बनता था ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, और जन को हमने क्या कहता था? राष्ट्र कह दिया था। कुल, कुल का मुखिया, ग्राम का मुखिया ग्रामीण, विश्व का मुखिया विश्वपति, और जन का मुखिया यहाँ पर राजा और पुरोहित। ये पुरोहित जो है, पुरोहित का मतलब होता था एक तरीके से जो धार्मिक काम कर रहा था उसे पुरोहित कहते थे। तो जैसे राजा के नीचे पुरोहित हो जाता था कि भाई पुरोहित की बात लोग मानते थे। तो इस तरीके से इसमें पुरोहित से कंफ्यूज मत होना कि पुरोहित क्या है या राजा क्या है। राजा के नीचे में पुरोहित लगता था, ऐसे मान, ठीक है ना। तो जन, जन का मुखिया कौन कहलाएगा? अभी मैंने बताया था कि राजा। ठीक है, तो और ये गजा नहीं है, राजा है, राजा। तो राष्ट्र, कबीला, पूरा कबीला, जो पूरा का वो कबीला उसे ही हमने राष्ट्र। इस तरीके से इन पे बातें चली थी। तो आप पाएगा विश्वपति कहाँ पे देखा गया? ऋग्वैदिक काल में। ग्रामीण, कुलप, जन का, राजा या जनस्य गोपा, राजा या जनस्य गोपा। कबीले की रक्षा कार्य राज्य, जनस्य गोपा या गोप्ता, गोप्ता है ये, कुछ भी बोल लो। कबीले की रक्षा कार्य कौन करता था? राजा करता था। अभी मैंने बताया कबीला कहते जन को ही कबीलाई संगठन कहते थे। कंफ्यूज नहीं होना, जन को ही कबीलाई संगठन बोला है। यहाँ से पुरोहित से कंफ्यूज मत होना, बस पुरोहित राजा के नीचे ऐसे मानो। पर मुखिया कौन होता था? राजा होता था। राजा को जनस्य गोपा कहते थे, यानी जन सामान्य का मुखिया होता था, और उसका काम होता था कबीले की रक्षा करना और कबीले के लोगों का नेतृत्व करना। तो कबीले की रक्षा का कार्य राजा या जनस्य गोपा का होता था। राजा को पूरा भेदता भी कहते, पूरा
भेदिता, पूरा भेदिता का मतलब होता है नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला, नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन बनेगा, पूरा भेदिता का क्या अर्थ होता है, तो नगरों पर राज करने वाला, नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला, इस तरीके से पूछा जाएगा। कुल का मुखिया क्या कहलाता था, कुलम। पूछा जाएगा ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, विश्व का मुखिया विश्वपति, और जन का मुखिया जनस्य या गोपा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखें, जनस्य या गोपा। अगर पुरोहित और जनस्य गोपा दोनों आया तो जनस्य गोपा ही लगाएंगे आप। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब मैं फैक्चुअल सॉरी जब मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा बाकी चीजें वहां से क्लियर हो जाएगी, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। समझ में आ रहे हैं, चलो यहाँ तक की बात आ गई। अब आगे अब देखते हैं। अब यहाँ पे हम रुकते हैं। अब पहले एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, सबका ले लिया था, इसका तो ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया ये इनके क्या थे, एक तरीके से वहां की, जैसे कुल ग्राम विश्व जन राष्ट्र। तो इस प्रकार से जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें एक ये देखो परिवार, तो परिवार यानी वो परिवार का प्रशासन चलाएंगे, परिवार के लोग गांव का प्रशासन देखेंगे, विश्व का देखेंगे, जन का, राष्ट्र का प्रशासन देखेंगे। तो इस प्रकार इसे देखकर बताया गया कि ऋग वैदिक काल में जो प्रशासनिक इकाई थी वो 5 थी। ऋग वैदिक काल में प्रशासनिक इकाई कितनी थी, 5। कौन कौन सी, कुल ग्राम सॉरी प्रशासनिक इकाई थी 5, कुल ग्राम विश्व जन और राष्ट्र। ये ऋग वैदिक काल की क्या थी, 5 प्रशासनिक इकाई थी, कुल ग्राम विश्व जन और राष्ट्र। अगर पेपर में आएगा कि ऋग वैदिक काल की प्रशासनिक इकाई कितनी थी तो आप बताएंगे 5, कुल ग्राम विश्व जन और राष्ट्र। आगे हाँ, तो कुल मिलाकर आर्यों की 5 प्रशासनिक इकाइयां थी, जो मैंने पीछे पढ़ा। राजतंत्रात्मक और गणतंत्र दोनों प्रणाली मौजूद थी। यहाँ पे राजतंत्र भी था और गणतंत्र भी था। राजतंत्र और गणतंत्र मतलब जहाँ पे राजा का चुनाव होता है, और जहाँ पे राजा का चुनाव होता है उसको बोलते हैं गणतंत्र। और राजतंत्र में थोड़ा बहुत दिखता है कि राजा का पद मतलब कबीले में जो राजा होता था उसका बेटा राजा बना जाए, कहीं कहीं। अदरवाइज जिक्र किसका मिलता है, इसका भी जिक्र मिलता है कि चुने भी जाता था, तो राजा चुना भी जाता था और वंशानुगत भी होता था। इस तरीके से यहाँ पर एक व्यवस्था थी किसकी, गणतंत्र। तो बोला गया यहाँ पर राजतंत्र भी था और गणतंत्र भी। दूसरा, यहाँ के लोग राजा को चुनते थे। अभी मैंने बताया ना गणतंत्र का मतलब चुनना, तो कहीं कहीं वंशानुगत भी चीजें दिखाई गई हैं, लेकिन कहीं कहीं पर चुनने जैसी भी स्थिति दिखाई गई है। तो यहाँ लोग राजा को चुनते थे। क्लियर। इस काल में बहुत सी जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ है। अब जनतांत्रिक जो संस्थाएं थी उसके बारे में जरा समझ लें। जो ये जनतांत्रिक व्यवस्था संस्थाएं थी, जनतांत्रिक संस्थाएं मतलब कि जो लोगों से मिलकर संस्थाएं बनती थी, जो लोगों से मिलकर यहाँ की संस्थाएं बनाई गई थी, वो संस्थाएं थी आप लोगों में ये पता है यहाँ पर सभा, समिति, विदत। ये विदत है बच्चों, विदत, सभा, समिति, विदत और गण। इन संस्थाओं में सभी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक इस प्रकार की बातें चलती थी। चुनने की बातें, राजा को हटाने की बातें, इस तरीके से बातें यहाँ पे चलती थी। तो अगर आएगा कि ऋग्वेद में जनतांत्रिक संस्थाएं सभा, समिति, विदत और गण ये सब थी। अब इसमें क्या क्या होता था ना उसे, जो सभा होती थी, सभा के अंदर जो बुजुर्ग लोग होते थे ना बच्चों, वो बैठते, जो बुजुर्ग लोग होते थे वो बैठते थे सभा में, और वो बुजुर्ग लोग क्या करते थे, वो राजा को सलाह देते थे हर किसी मसले पर। जो जो मुख्य मसले होते थे उसमें सलाह देते थे। ठीक है। इसके बाद में जैसे कि और जो सभा थी वो सभा श्रेष्ठ भी होती थी, सभा श्रेष्ठ भी कही जाती थी। तो ये जो जनतांत्रिक संस्थाएं थी इसमें कामकाज की बात, राजा की बात, कबीले की बात, कबीले में मुखिया की बात, है ना, और किस तरीके से अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, एक तरीके से कैसा समाज रखना है, खाने पीने का इंतजाम कैसे करना है, ये जितनी भी बातें होती थी, ये कुल मिलाकर सारी बातें ये सारी जनतांत्रिक संस्थाएं करती थी। सभा, समिति, विदत लिख दिया मैंने, गण। तो सभा में बुजुर्ग लोग होते थे जो राजा को सलाह देते थे। ठीक है। उसके बाद क्लास थोड़ी लंबी हो गई, सोच रहा था हो जाए। समिति में क्या होता था, ये लोगों का चुनाव करती थी, समिति लोगों का चुनाव करती थी। समिति में कबीलों के आम लोग होते थे जिनका मुख्य काम था राजा को चुनना। अब ठीक हो गया।
समिति में कबीलों के आम लोग रहते थे, जो जन सामान्य लोग रहते थे वो समिति में बैठते थे, राजा को चुनने का भी काम रखते थे और उसको हटाने का भी काम रखते थे। राजा को चुनना और हटाना दोनों काम रखते थे समिति के लोग। विदत, विद्युत नहीं है, विदत है, विदत, विदत, विदत संसाधनों को इकट्ठा करती थी, झगड़ा नहीं, इकट्ठा, विदत संसाधनों को इकट्ठा करती थी। और साथ ही जो गण था, गण, गण आया, गण, गण कबीले की रक्षा में लगे रहते थे। तो सभा, समिति, विदत और गण, ये इस प्रकार से थे। यहाँ राजा भूमिका स्वामी नहीं होता था। दैट मीन्स कि राजा कुछ ऐसा नहीं है कि भाई मैं अपना हक दिखाऊं, नहीं। वो जब गणतंत्र था एक तरीके से, तो लोगों की भलाई में, लोगों की अच्छाई के साथ राजा रहता था। एक सामूहिक लोग रहने जीवन बना करके, तो कुछ ऐसा नहीं था मैं बहुत, ऐसा कोई काम नहीं था। तो जो भूमि का स्वामी था वो राजा नहीं था, वो उसने लोगों के हाथ में ही उसको दिया था। भूमि का स्वामी जनता को ही बताया गया है। बलि, अच्छा अब एक चीज समझना है, ये जो बलि वाली बात, अब यहाँ पे जो आर्थिक चीज, वो अर्थव्यवस्था में बताऊंगा, फिर भी समझाना कि यहाँ पर जो रिसोर्सेस थे, कि धन कैसे आता था, किस तरीके से काम होता था। तो जैसे युद्ध होता था, तो युद्ध में जो चीज ये लूट कर लेकर आते थे, उसी लूट की चीजों से अपना अपना शासन चलाते थे, अपना प्रशासन चलाते थे, अपने घर की स्थिति देखते थे, गांव की स्थिति देखते थे, मतलब उसी से सब चीजों को चलाते थे, युद्ध के पैसों से। अब उसी में कर नाम जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी, यानी ऋग्वेद में कर नाम जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी बलि नाम का एक कर दिखाई देता है, जो जनता स्वेच्छा से राजा को दे देती थी। बलि नाम, ध्यान रखना कि ऋग्वेद में किस कर का व्याख्या है, वैसे कर की कोई व्याख्या नहीं, लेकिन फिर भी एक कर दिखाई दिया जो बलि नाम का एक कर है, बलि, है ना। इसका मतलब था स्वेच्छा से राजा को कुछ देना। बलि एक प्रकार कर था जो स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था, और इस बलि के बदले राजा लोगों को उनकी सुरक्षा की गारंटी देता था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, कि भाई अगर आप मुझे कर दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, तो मैं वचन देता हूं कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो ये था हमारा ऋग्वेद का लगभग लगभग राजनीतिक स्थिति। बहुत है इसमें, इतना आप लोगों के लिए एक पॉइंट। हाँ, अब ये वाली जो है ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस ठीक है, हो गया, यहाँ तक रखेंगे आप, यहाँ तक आप रखेंगे। अब इसमें सिर्फ एक चीज बची है, वो है 10 राज युद्ध। ये युद्ध बड़ा अच्छा है, इस युद्ध के बारे में अच्छे से बात करेंगे, चीजों को दिखाते हुए बात करेंगे, और फिर हम आपको गंगा यमुना दोआब की बात पे लेके चलेंगे। यानी कि अब हमने ये पढ़ लिया, अब हम इसकी पढ़ेंगे आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति। उसी धार्मिक स्थिति के अंदर मैं आपको ऋग्वेद में सूक्त क्या होता है, रचनाएं क्या होती हैं, है ना, 1028 सूक्त क्या होते हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा। गायत्री मंत्र कहाँ है, मुंडक उपनिषद क्या है, ये सब ऋग्वेद में मैं धर्म में बताऊंगा। तो यहाँ तक क्लास रखेंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।